हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड। तो बच्चों, आपको पता ही है हम सीटेट की एक सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं और अब हम सब्जेक्ट वाइज निकाल रहे हैं टॉपिक्स को, और जिसमें हमने साइंस को सबसे पहले उठाया हुआ है और मैथमेटिक्स इसके बाद सॉल्व करेंगे। साइंस में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फिजिक्स स्टार्ट किया है और फिजिक्स का हमने लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दिया क्लास 9th का। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक और चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे सीटेट हो, चाहे स्टेट हो, सारे एस्पिरेंट के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर पूरा देखिए, इसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को पूरा देखना और उसके बाद अपने सजेशन या जो भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं। एक फोर्स जब फोर्स लगता है तो वो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कैसे वो दूसरी चीजों की शेप चेंज कर सकता है और स्टेट चेंज कर सकता है। फोर्स कितने टाइप का होता है, बैलेंस और अनबैलेंस, ये पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी एप्लीकेशंस, इनर्शिया और मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, कि मोमेंटम क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे आया, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और या उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और लास्ट में हम हमारा टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले फोर्स होता है क्या है। तो फोर्स का अगर हम देखें तो फोर्स होता है क्या है, फोर्स होता है अ पुश और पुल विच changes or try to change the position या state of an object, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल। ये या तो पुश होता है या पुल होता है ना, विच आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज। तो कई बार ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, उसकी स्टेट है, उसको चेंज कर देता है। और कई बार क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं बट चेंज नहीं होती। जैसे मैं पेन को उठा सकता हूं, ठीक है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन मैं एक दीवार को पुश कर रहा हूं तो उसकी पोजीशन को मैं नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज समथिंग दैट विच चेंज और ट्राई टू चेंज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एक ट्रॉली है, एक सामान लेके जा रहे हैं, इसमें इसको पुश कर रहे हैं, है ना। तो ये पुश हुआ, एक फोर्स लगा रहे हैं। एक ड्रॉर है, उसको खोलेंगे, पुल करेंगे तो क्या होगा, वो खुल जाएगा, तो ये फोर्स है। ठीक है, और जैसे हॉकी से ये लड़की क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन, इसकी स्टेट को चेंज कर रही है। ठीक है, अब कह रहा है इफेक्ट ऑफ फोर्स की, इफेक्ट क्या है फोर्स के हमारे। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। कम है तो ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कि मान लो अगर स्लो चल रही है तो फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी को रोक सकते हैं फोर्स लगा के। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, फोर्स क्या कर सकती है, शेप और साइज को चेंज कर सकती है। मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रश करके उसकी, जैसे बॉल को अगर, या बॉल को या बोतल को अगर आप क्रश करोगे तो उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, और ट्राई टू चेंज भी हो सकता है ना। इट्स नॉट कि लाइक 100% चेंज होगा, तभी तो हम कह रहे हैं इट्स चेंजेस और ट्राई टू चेंज, है ना। तो फोर्स कैन चेंज द, यस कैन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैन। तो ये चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फोर्स हमारे बच्चा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। कितने टाइप के होते हैं हमारे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले हम करते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे आपने टग ऑफ वार गेम देखा होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ जने एक रस्सी को 4-5 लोग इधर से खींचते हैं और 4-5 लोग इधर से खींचते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो रस्सी जो डेडलाइन है उसके क्रॉस नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स क्या है, अगर इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों में, ठीक है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी।
तो उस स्टेट को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड सिचुएशन का मतलब है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारे पास टेबल पे, तो अगर ये इस पे देखो, इसका वेट किस तरफ है, वेट इसका नीचे होगा डाउनवर्ड mg, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। रिएक्शन क्या होती है ये मैं आगे थर्ड लॉ में समझाऊंगा आपको, कि जब कोई एक्शन होता है तो हमेशा क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर हर तरफ ऑब्जेक्ट का फोर्स क्या हो, सेम हो, और उससे ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आए, उसका मतलब क्या है, वो हमारे पास कौन सी सिचुएशन में है, वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब जैसे टेबल पे मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, ये ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ठीक है। अब ये आपकी, आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए जरा, आपके यहाँ आसपास क्या है, बुक रखी हुई है, क्या ये मूव कर रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, नहीं मूव कर रही, ठीक है। दैट मीन्स ये किस सिचुएशन में है, ये हमारी बैलेंस सिचुएशन में है। इसमें अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल है, डाउनवर्ड फोर्स के। राइट वाला किसके इक्वल है, लेफ्ट वाले फोर्स के, है ना। दाया वाला बाएं वाले के, है ना, और ऊपर वाला नीचे वाले फोर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये कौन सी सिचुएशन है, ये बैलेंस फोर कंडीशन है, ठीक है। कौन सी, बैलेंस्ड फोर। अब करते हैं हम अनबैलेंस। कौन सी, अनबैलेंस का मतलब है जब एक ऑब्जेक्ट किसी एक तरफ, रिजल्टेंट साइड किसी एक तरफ मोशन हो उसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और वो, उस पर हम क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर उस रिजल्टेंट फोर्स है, मान लो यहां पे मैं लगा रहा हूं 2 न्यूटन फोर्स, और यहां पे लगा रहा हूं मैं 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इधर 2 न्यूटन लगा रहा हूं, इधर 5 न्यूटन लगा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स ये जो F1 है इसको हम F1 बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं F2, ठीक है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो बॉडी इस तरफ मूव करेगी हमारी, ठीक है। अगर इक्वल होता, 2 न्यूटन इधर होता, 2 न्यूटन इधर होता, ठीक है, और ऊपर जितना फोर्स होता उतना ही नीचे होता, तो ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो किस तरफ मूव करेगा, या तो आइदर साइड लेफ्ट और राइट। वो डिपेंड करता है कि किस तरफ ज्यादा फोर्स है हमारे पास। तो इस तरफ ज्यादा फोर्स है तो इस तरफ मूव करेगी, उस तरफ ज्यादा फोर्स है तो उस तरफ मूव करेगी हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ऊपर होता, मान लो मैं इसको कोई पुश करता ऊपर की तरफ, है ना, तो क्या होता, ये ऊपर की तरफ जाती, फिर नेट ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाता, किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले फोर्स के। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का मतलब है कि किसी एक तरफ ज्यादा फोर्स हो जाना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का ज्यादा हो जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है। अब अनबैलेंस सिचुएशन वही कह रहा है कि टग ऑफ वॉर में मान लो उसमें एक बंदा जीत जाते है, एक टीम जीत जाती है, तो इसका मतलब उसने ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा लगाया, उसने, उस टीम का ज्यादा फोर्स था, तो वो यही कह रहा है कि इसका मतलब जो विनर है उसका फोर्स ज्यादा है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अगर मान लो वो टीम इस तरफ है तो इसका मतलब इस तरफ का फोर्स ज्यादा है, ये F2 मान लेते हैं और इसको F1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू, जो F2 की वैल्यू है वो क्या है, F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे और समझ में आएगा आपको। कह रहा है अ बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। एक टेबल पे मान लो एक टेबल है, और उस टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने, 500 ग्राम का। ओके, इसका वेट किस तरफ होगा बेटा, वेट इसका डाउनवर्ड होगा, है ना। जब ये नीचे की तरफ वेट लगाता है तो जो टेबल है, टेबल भी क्या करती है, टेबल उसको होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हो ये एक बॉक्स है, ये ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब बैलेंस्ड सिचुएशन में है ना। ओके, तो अब कह रहा है कि अब box of 500 gram is lying on the horizontal level. Which of the following statement is true regarding the forces acting on it? No force act on it. क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है बेटा। क्यों लग रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, ये इसका वेट है, ये किस तरफ लग रहा है, mg। तो ये वेट क्या होगा इसका, mg। मास कितना है बेटा इसका, 500 ग्राम, ठीक है। और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी में कन्वर्ट कर लिया। न्यूटन कितना, एक जीजी की वैल्यू हम आगे लेंगे, 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन, इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, तभी तो बॉडी ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है ना, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अनबैलेंस फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम क्या मान ले कि 5 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं, डाउनवर्ड अनबैलेंस कह रहा है, नहीं अनबैलेंस तो नहीं है। क्यों, इसको किसने बैलेंस कर रखा ऊपर वाले ने, तो अनबैलेंस तो सिचुएशन है ही नहीं। अनबैलेंस का तो क्या कर दो, हम कैंसिल कर देंगे, हम अनबैलेंस वाले ऑप्शन ही कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा, तो इसका मतलब बैलेंस्ड सिचुएशन में। थर्ड कह रहे हैं अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, यस
पेयर, एक पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, कैसे है ना, पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस कैसे, जैसे इसमें नीचे की तरफ कोई फोर्स है, वैसे ही क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स होगा, नॉर्मल डायरेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, तभी तो ये बैलेंस है ना, इधर जा रही है ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब है ना। ओके, अगर हम एयर फोर्स को भी मान लेते हैं, चलो एयर इधर लग रही है, वो तो इक्वल है ना, तो लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम मोटा मोटा फोर्स की बात करें तो एक नीचे वेट की वजह से और जो टेबल है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब पेयर जोड़ा हो गया ये, है ना, और वो इक्वल है, तभी तो क्या हो रहा है ना, बॉडी इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब ये बैलेंस सिचुएशन में है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलो आगे करते हैं बेटा, आगे क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक बॉडी है जो अपनी ओरिजिनल स्टेट को नहीं छोड़ने देना चाहती। जैसे एग्जांपल, जैसे इसको बोल सकते हैं हम हिंदी में आलस्य। आलस्य बेटा हर जगह होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन रखा हुआ है, जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा, क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मेरा हाथ थक ना जाए या इसकी उसकी वो भी तो एक फोर्स है, मान लो फैन चल जाए और ये गिर जाए, तो कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स वही जब लगेगा तो वही इसकी पोजीशन को चेंज कर पाएगा, समझ गए। ऐसे ही अगर आप मोशन में हो, आप मोशन में हो या चलते जा रहे हो, ठीक है, तो आप बिना फोर्स लगाए रुक नहीं सकते। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन है तो मोशन में रहना देना चाहती है। इसको इसलिए आलसी बोलते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है ये, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है। एक टायर है, अगर चल रहा है तो जब तक अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा तो रुकेगा नहीं, जैसे फ्रिक्शन है, समझ गए। और अगर रखा हुआ है तो वो चल नहीं सकता बिना फोर्स लगाए। तो इसका मतलब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखती है ना। तो क्या कह रहा है, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस, अपनी पोजीशन को रेजिस्ट करती है, मतलब ओरिजिनल जो पोजीशन है उसको चेंज करने के जो कोई चेंज करेगा तो उसको रेजिस्ट करेगी, प्रतिरोध करेगी कि भाई नहीं, मेरी पोजीशन को नहीं चेंज करो। सच एज इट्स स्पीड, मान लो अगर स्पीड चेंज करोगे तो भी रेजिस्ट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करोगे तो भी अपोज करेगी। देयर इज आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं बेटा, तीन टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो इसको वन बाय वन करते हैं, ठीक है, क्या होता है इनर्शिया, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक ऑब्जेक्ट है अपनी रेस्ट पोजीशन को नहीं छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आप मान लो एक ट्रेन में है या बस में है, ओके, और आप बस के साथ रेस्ट में है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में है। तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है या ट्रेन स्टार्ट होती है कोई भी झटके के साथ, तो आप क्या करोगे, आप पीछे की तरफ ऐसे गिर जाओगे, है ना। क्या रीजन है इसके पीछे, देखो इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही आप खड़े हो मान लो ट्रेन के अंदर इस तरीके से, तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही बस चली तो आपका जो लोअर पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेन या बस के साथ आगे की तरफ जाएगा। ये वाला पोर्शन जो अपर वाला पोर्शन है, ये वाला तो मोशन में आ गया, क्यों, आपके पैर तो किसके साथ लगे हुए हैं, आपके ट्रेन या बस के साथ लगे हुए हैं। लेकिन ये वाला अपर पोर्शन है, ये किस में रहना चाहता है, ये तो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करना चाहता ना। तो क्या होगा, ये आगे जाएगा, तो जब ये आगे जाएगा तो ये पोर्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो पैसेंजर बेटा फॉल बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, व्हेन अ बस और ट्रेन सडनली स्टार्ट। ओके, एक और है हमारे पास इनर्शिया, जैसे एक ग्लास में एक कॉइन है हमारे पास, और उस कॉइन को इस कार्डबोर्ड को हम पुश करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉइन गिर जाता है ना। जैसे मैं समझा देता हूं, मेरे पास है भाई, ठीक है, ये सेटअप। तो ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये एम्प्टी ग्लास है, पूरा कुछ नहीं है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं क्या रख रहा हूं, एक कॉइन रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, कॉइन, ठीक है। तो कॉइन को रख दिया मैंने, अब मैं इस कार्डबोर्ड को क्या कर रहा हूं, पुश करने वाला हूं, ठीक है। जैसे ही पुश करूंगा देखना क्या होता है, देखो ये कॉइन क्या होगा, कॉइन हम अपने आप ही क्या हो गया, कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि कॉइन के अंदर क्या था, कॉइन के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट थी। भाई ये जो कॉइन है हमारे पास, ये क्या था बेटा, ये रेस्ट में था, लेकिन आपने इसको पुश किया,
ठीक है, तो क्या हुआ, इसको पुश किया तो क्या होगा, ये आगे की तरफ चला गया। और कॉइन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ गए, ये तो मोशन में आ गया, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होगा, नीचे गिर गया। समझ गए, तो ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ऐसे ही यहां पे रेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा बेटा, सेम डेफिनेशन आएगी। The property by virtue of which a body doesn't change its state of motion is known as inertia of motion। तो जिस वजह से बॉडी अपनी मोशन को नहीं छोड़ने देना चाहती, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, देखो सीट बेल्ट इसलिए पहनते हैं क्योंकि क्या होगा, जैसे ही मान लो हमने ब्रेक अप्लाई करे, देखो हमारी बॉडी, जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के साथ हमारी बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। अब हमारी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब जैसे ही आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, तो क्या होगा, अब ब्रेक लगाओगे तो आपका लोअर पोर्शन है जो बॉडी का, वो तो किसके साथ है, वो सीट के साथ है, और क्या नाम है, वो आपके फ्लोर के साथ है, तो वो तो रुक गया है सडनली। लेकिन जब अपर पोर्शन है, वो तो किसी के साथ स्टेटिक सिचुएशन में नहीं है, वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ जाएगा। क्यों, उसने तो वही, उसके अंदर तो आ गई इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या आ गई, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो नहीं रुकने वाला अब। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने देना चाहती है इनर्शिया, और अगर रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहने देना चाहता है। समझ के, ये है इनर्शिया। ठीक, उसको पसंद नहीं है चेंजेस, क्या पसंद नहीं है, चेंजेस पसंद नहीं है। इनर्शिया इज लाइक अ अमिताभ बच्चन ऑफ मोहब्बतें, है ना, उसको अपने गुरुकुल में चेंजेस पसंद नहीं है ना, परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा। तो ऐसे ही इनर्शिया को समझिए आप, मोहब्बतें फिल्म का अमिताभ बच्चन, उसको भी चेंजेस पसंद नहीं है, वो वही प्रॉपर्टी है, वो अमिताभ बच्चन ही है हमारे फिजिक्स का, कि वो उसको पसंद नहीं है चेंजेस। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें हमारा जो लोअर पोर्शन है वो किस में रहेगा बेटा, वो तो रेस्ट में आ गया अचानक से। लेकिन इसके अंदर क्या है, इस अपर पोर्शन के अंदर मोशन है, तो ये रुकने वाला नहीं है, तो ये आगे जाएगा। इसलिए हमें क्या लगानी चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। दूसरा, अगर आप खड़े हैं, बस इन मोशन है, ठीक है, सडनली बस ने क्या करे, ब्रेक लगाए, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ जाएंगे। इसलिए आपको ये हमेशा मेट्रो या ट्रेन में आपने देखा होगा कि ये या बस में भी होते हैं, ठीक है, जैसे ही बस रुकती है तो आपको इनको पकड़ के ऐसे जोर से लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इनर्शिया मोशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी सेम यही चीज है कि बॉडी अपनी किस चीज को रजिस्ट करती है, चेंज होने को, ओरिजिनल डायरेक्शन को। बॉडी हमेशा किस में रहना चाहती है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में रहना देना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी ने सडनली क्या हुआ, इस तरीके से टर्न लिया, इधर टर्न लिया ना गाड़ी ने, तो इस गाड़ी ने इधर टर्न लिया बेटा। लेकिन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनली तो वो ऐसे जा रही थी, तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम भी इसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि साइड में जो बंदा है, जब उसके वो कोई टर्न लेता है ना, गाड़ी टर्न लेती है, तो उसको सब ऐसे भींच देते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि सब चाहते हैं इसी डायरेक्शन में मूव करना, क्योंकि हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन हमारी गाड़ी ने टर्न ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, बट इनर्शिया कहती है कि नहीं, मैं तो ओरिजिनल ही रहूंगी, मुझे तो ओरिजिनल चीज पसंद ही है, तो इसका मतलब बॉडी इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। इस वजह से जो कॉर्नर पे बैठा हुआ बंदा है, वो क्या करेगा, वो एक फोर्स फील करेगा। समझ के, ऐसे ही मान लो मड गार्ड होते हैं हमारे पास। मड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं, मड गार्ड, जिसको हम मर गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। मड गार्ड का मतलब, मड मतलब कीचड़ और गार्ड मतलब रक्षा करने वाला। तो गार्ड क्या करता है, मड गार्ड साइकिल में लगाए जाते हैं या मोटरसाइकिल के अंदर लगाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब मड कीचड़ में से गुजरता है ये व्हील, तो वो कीचड़ भी क्या करता है, कीचड़ के अंदर भी वही डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जब वो ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, अब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, उसके अंदर वही डायरेक्शन होगी, तो ये हमारे कपड़ों को खराब कर सकता है। इसलिए हम क्या लगाते हैं, मड गार्ड लगाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक्चुअली में लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया बेस्ड है। इनर्शिया की जो डेफिनेशन है उसमें जस्ट एक वर्ड ऐड करना है। क्या ऐड करना है हमें, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until some external force is not applied। जब तक एक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे हम, तब तक वो बॉडी अपनी क्या करेगी, ओरिजिनल स्टेट में रहने की कोशिश करेगी। यही फर्स्ट लॉ मोशन है। अगर वो मोशन है तो मोशन में रहना चाहिए, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ही आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। जैसे पेन है, ये अगर रखा हुआ है, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे,
ठीक है, जब तक मैं थक नहीं जाता या हवा नहीं चेंज कर देती इसको, तब तक ये पोजीशन नहीं चेंज करेगा, है ना। आपके आसपास के ऑब्जेक्ट देखना आप कभी चेंज नहीं होंगी वो, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे उसको, आप सफाई नहीं करोगे, हटाओगे नहीं, ठीक है। लाखों करोड़ों साल, हजारों साल बाद भी वो चेंज हो जाएंगे अगर फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो वो वही रहेंगे, समझ के। ओके, तो इसको समझ सकते हैं जनरल लाइफ में, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। आपकी लाइफ में अगर चेंज आप नहीं करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये लाइफ रूल से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ इमेजिन यू आर प्लेइंग अ, मोमेंटम क्या होता है, पहले मोमेंटम को डिफाइन कर लेते हैं। देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? लीनियर, क्योंकि हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं अभी, रोटेशनल मोशन एक अलग पार्ट है। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारा लीनियर मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ओके, मोमेंटम इज लाइक अ मेजर ऑफ हाउ पुशी थिंग्स आर व्हेन दे आर मूविंग, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा रही हैं, इसका मतलब ये है कि P इजकल टू एम इंटू वी है हमारे पास। कि अगर हम देखो, अगर हम ज्यादा वेलोसिटी से, मान लो फॉर एग्जांपल एक कार है, उसका 1000 kg मास है और वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और एक ट्रक है 10,000 kg का, ठीक है, और वो मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 40 मीटर से। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? किसका मोमेंटम होगा? इस ट्रक वाले का, ट्रक का ज्यादा होगा कंपैरेटिवली किसके? कार। क्यों? क्योंकि कार, ट्रक का मोमेंटम मास ज्यादा है, देखो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो ट्रक को लगाने के लिए, हम आगे पढ़ेंगे, ट्रक को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ट्रक को रोकेंगे हम तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ के। ओके, नेक्स्ट, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जरा यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? P इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। मास की kg होगी, वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो इसका लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, समझ के। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ पढ़ते हैं हम। सेकेंड लॉ को समझाने के लिए इस पहले हमें लीनियर मोमेंटम को समझना पड़ता, तो इसलिए मैंने लीनियर मोमेंटम पहले करा दिया। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? द एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब रेट वर्ड सुनो आप, रेट मतलब होता है चेंजेस अकर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो चीज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो उसको बोलते हैं हम रेट। क्या बोलते हैं उसको? रेट। जैसे आप बोलते हैं सब्जियों के रेट बढ़ गए, चीजों के रेट बढ़ गए, तो कैसे? आप कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस टाइम से और अब के टाइम से, है ना, तो वो रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, चेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अगर किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है इनिशियली कितना? P1 एट लेट, इसको ऐसे लिखेंगे, लेट P1 इजकल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम एट टाइम T1, एट टाइम T1, जब टाइम T1 है। P2 क्या है हमारे पास? फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम एट टाइम T2, एट टाइम T2, ठीक है। तो आप बताओ चेंज कितना हो? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टी टाइम में, मान लो शुरू के टाइम में उसका लीनियर मोमेंटम कितना? P1 है ना। अब उसने वेलोसिटी बढ़ाई या कम करी होगी तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? P2, है ना। मास तो चेंज नहीं कर सकता भाई, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इसमें कैसे बदलाव हो सकता है? मास तो चेंज नहीं हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी चेंज करने से ही हुआ होगा। तो कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी अलग हो गई तो उसका लीनियर मोमेंटम हो गया P2, समझ के। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हुआ बेटा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ P2 माइनस P1। और टाइम, चेंज इन टाइम या रेट बोलते हैं जिसको, कितना हुआ? वो हुआ हमारे पास T2 माइनस T1, समझ गए। इसको हम चेंज को बोलते हैं DP। क्या बोलते हैं? DP। D वर्ड का मतलब होता है चेंज, D जिसके आगे लग गया,
ऐसे टाइम आगे का टी मतलब डी टी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, डीपी बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, और देखो इसकी स्टेटमेंट दोबारा बता रहा हूं मैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force, directly proportional to force। कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसको नेट बोल देंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स, समझ के। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब dt अपॉन में dt, मैंने रेट बताया था मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। चेंज ऑफ किसका चेंज, डीपी मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, है ना। ये ऐसे है, डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शनल फोर्स। आप ज्यादा फोर्स लगाओगे इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, है ना। अगर आप ऑब्जेक्ट में ज्यादा फोर्स लगाओगे, अगर ज्यादा पुश करोगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी। ठीक है, और ये ऐसे भी ट्रू है, एफ एक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी। समझ के, यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं यहां से। ठीक है, ओके। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा। सो एफ एक्शनल, इस प्रोपोर्शनल हटाने के लिए बेटा आता है कांस्टेंट के, डीपी बाई डी टी। और के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, ये कांस्टेंट होता है। हर एक प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। तो एफ एक्शनल क्या आता है हमारे पास, डीपी बाई डी टी, क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा पी क्या होता है, पी तो हमें पता ही है क्या होता है, डी बाई डी टी। पी की वैल्यू डाल दो, पी की वैल्यू बेटा मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू, अभी तो पढ़ा था हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें देखो डी बाई डी टी, कौन सी चीज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मास तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में वेलोसिटी रह जाएगी। तो डी बाई डी टी एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, मास बाहर आ गया क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, डी वी अपॉन में डी टी। मैंने बताया डी किस लिए लगता है, चेंज, मास में तो, मास के साथ तो डी नहीं लग सकता, मास नहीं चेंज हो रहा है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल नहीं है यहाँ। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा यहाँ, डीवी बाई डी टी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सलरेशन। क्या होता है बेटा, एक्सलरेशन। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा हमारे पास, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो एक बार प्रेशर और फोर्स की आपस में लड़ाई हो गई, तो प्रेशर कहता है मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, तेरे पास क्या है, फोर्स बोलता है मेरे पास माँ है, क्या है, माँ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माँ। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स के पास क्या है, माँ है, फोर्स के पास क्या है, माँ है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा ये। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी जरा फोर्स की बताना बेटा, यूनिट हो जाएगी, देखो फोर्स, मास, मास की केजी हो गई, और एक्सलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको न्यूटन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट हो गई हमारी न्यूटन, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है इसकी। ओके, कह रहा है इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन 1 kg बॉक्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स है हमारे पास, और कितना है वो, 1 kg का बॉक्स है, कितना फोर्स लगा रहे हैं हम उसमें, 3 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के पास क्या है, मास है, तो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एफ बाय एम आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चा, फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन है, और मास कितना है, 1 kg का है। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 आएगा आंसर इसका, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस, 333 नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, अ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। एक फेदर है हमारे पास, ठीक है, फेदर इसको, ठीक है, ये ऊपर से यहां गिर रहा है नीचे जमीन पे। ठीक है, कह रहा है ड्रॉप फ्रॉम हाइट, h हाइट से ड्रॉप किया इसको। ठीक है, इट इज फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ के। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स की वैल्यू क्या, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन आपको पता ही है, देखो ए, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, क्या है बेटा, v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी।
नहीं याद, v इजकल टू यू प्लस एटी, अब आया याद? ठीक है, तो v माइनस यू इजकल टू एटी, और हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो ये क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन में t, है ना। एक्सेलरेशन यही तो होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, और ये टाइम, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, तो ये चेंज तो हो ही नहीं रहा, v और u कितना है हमारे, सेम है। जब v और u की वैल्यू यहाँ सेम रखोगे तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने बताया कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यस, इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि yes, a ball is thrown in the air, it reaches a maximum height, then it returns to the thrower, which of the following quantities have the same values during the upward and downward motion of the, देखो एक बॉल है, उसको एक बच्चा थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको थ्रो कर रहा है एक बच्चे, तो थ्रो करके ये बॉल यहां पहुंच गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें सेम रहेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक हो। एक्सेलरेशन कितना है इसका, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस जी है, माइनस जी, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम आगे करेंगे, हम इसको v इजकल टू यू प्लस एटी होता है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बता देता हूं चलो, ठीक है। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू क्या होता है हमारे पास, 2as, है ना। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो a की वैल्यू आप क्या रखोगे, g, इन इक्वेशन में a की वैल्यू g पुट कर दो। अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो a की वैल्यू प्लस g, है ना, और g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ के याद रखना। इसमें a की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस जी, ओके। कई बार हम इसको रफली 10 भी ले लेते हैं, समझ के, ओके। तो a की वैल्यू g, जब ऊपर जाएगा माइनस जी और नीचे आएगा तो प्लस जी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स की बात ही नहीं, फोर्स तो अलग अलग होगा हमारे पास, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा, ऊपर जाएगा तो हाइट में जाएगा तो फोर्स कम होगा, नीचे आएगा तो फिर बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा फोर्स कहां होता है, ग्रेविटी का सरफेस पे होता है ना, ये भी नहीं है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं है। वर्क डन नहीं, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा हमारे पास। रहेगा क्या, एक्सेलरेशन, यस, एक्सेलरेशन ही इसका राइट आंसर है, वो मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं एक्सप्लेन करूं इसको लास्ट में। देखो एक्सेलरेशन क्यों है सेम, आप कहोगे सर ऊपर जा रहा तो माइनस जी है, नीचे आ रहा तो प्लस जी है, क्या मैग्नीट्यूड सेम है? ये माइनस रिप्रेजेंट क्या करता है इसमें, माइनस बस ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि इसकी डायरेक्शन, कि अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड, लेकिन है तो जी ही, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही है 9.8 ही, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड। चाहे बॉडी कहीं भी हो, कहीं भी हो, हमेशा ग्रेविटी क्या होगी, डाउनवर्ड ही लगेगी, उसमें ग्रेविटी क्या लगेगी, हमेशा डाउनवर्ड, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए हम माइनस जी लेते हैं। लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा क्या होगी, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लग रही है ना हमारे पास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास इसमें, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे कह रहा है इंपल्स। अब देखो इंपल्स क्या होता है, जरा देखते हैं, जरा इंपल्स का मतलब क्या होता है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में क्या, t, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के, ठीक है। इंपल्स यही है, एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी को हम इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स का मतलब झटका, शॉक, एक सेकंड के लिए या एक माइक्रो सेकंड के लिए, एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंपल्स, समझ के। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का कोलिजन एक टाइम के, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। टाइम जितना कम होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, टाइम ये दिस इज द टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंपल्स का एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे फुटबॉल है ना। अगर फुटबॉल को हम पकड़ते हैं, गोलकीपर पकड़ता है, वो क्या, गोलकीपर को देखा आपने, फुटबॉल ऐसे पकड़ता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे पकड़ता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो टाइम इंक्रीज कर रहा है ना, टाइम ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है।
तो टाइम ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी, वो अगर ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए उसको कम चोट लगेगी। समझ गए? ओके। और आपने देखा होगा कि क्रॉकरीज होती हैं जितनी भी, उनको हम एक थर्मोकोल में आता है, टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, है ना, इन सब में क्यों आते हैं ये सारी चीज, जितनी भी क्रॉकरीज हैं या फिर हमारे टीवी फ्रिज हम खरीदते हैं, तो क्यों, क्योंकि जब वो गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, उससे टाइम, अगर वो मान लो गिर गए वो, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू, उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। समझ के? और एग्जांपल जैसे आप सीमेंटेड फ्लोर पे कूदेंगे और ऊपर से, और मान लो कच्चे फ्लोर पे कूदेंगे, सैंड सैंड पे कूदेंगे, तो आपको सैंड पे कम चोट लगेगी, क्यों, क्योंकि वो प्रेस हो जाएगा, है ना। वो सर इतना कैसे, इतना टाइम थोड़ी ना इंक्रीज होता है बेटा, यहाँ पे एक मिली सेकेंड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ गए? हेलमेट भी हम इसीलिए पहनते हैं, हेलमेट के अंदर आप देखोगे तो थर्माकोल होता है, ठीक है, और उसके अंदर फॉर्म होता है। वो इसलिए होता है कि क्योंकि जब अगर हम गिरे, हम अगर चोट लगने के कम से कम चांस हो, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, टाइम बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, ठीक है, बाई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ओके। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 2 kg traveling at 10 meter per second. It's struck by the hockey stick so as it runs original path with velocity 20 meter per second. Calculate the change in momentum. अच्छा, ओके, चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमें। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, हाँ, मोमेंटम मतलब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या मतलब क्या हुआ, डीपी या डेल्टा या डीपी, मतलब मास इनटू डीवी, चेंज इन वेलोसिटी, यही तो होता है ना, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, डी किसके साथ लगेगा, डी वेलोसिटी के साथ लगेगा, इसमें मोमेंटम में चेंज निकालना है। मास के साथ डी नहीं लगेगा, क्यों, मास तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो डी पी इक्वल टू मास, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वी फाइनल माइनस इनिशियल, मास कितना है बेटा 2, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो एक 2 kg बॉल है, वो हिट कर रही है, किस स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, किसी वॉल से हिट कर रही है वो, ठीक है, और या किससे हिट कर रही है, हॉकी स्टिक से, एंड रिटर्न, और किससे आती है, 2 मीटर पर सेकंड से वापस आती है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। अपोजिट साइड में आ रही है, देखो वी फाइनल स्पीड कितनी है बेटा, 2 या -2, -2, क्यों -2 ले रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो माइनस यहाँ है हमारे पास, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है तो माइनस इंक्लूड करेंगे। यू इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा 10, -10 नहीं है, ये 10 है, क्योंकि आगे तो माइनस यहाँ लगा हुआ है, समझ गए, 10 लिख दिया पे, तो -2 और -10 कितना हो जाएगा, -12, तो 12 दूनी 24, भाई -2 और -10 कितना हो, -12, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यूटन मीटर। आगे हमारे पास है थर्ड लॉ मोशन, क्या होता है उसको देखते हैं। थर्ड लॉ मोशन का मतलब क्या हुआ, देखो एक क्वेश्चन है, वहां पे भी कर सकते हैं आप इसको, ये क्वेश्चन आप करो, एक 2 kg का मास है और उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, एक 4 kg का मास, इसकी एक्सेलरेशन इतनी है, ठीक है, तो किस में ज्यादा फोर्स होगा, दोनों का फोर्स निकालो, एम में से आ जाएगा आंसर, ठीक है, बिना देखे, ठीक है, ये नहीं देखना है बेटा। ओके, नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन करते हैं हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के साथ क्या होगा बेटा, रिएक्शन भी होगी, ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं हुई तो एक्शन भी नहीं होगा, समझ गए, तो कोई भी अगर एक्शन तभी टेक्स प्लेस होता है जब उसके साथ उसकी क्या हो, रिएक्शन होगी, समझ गए, ओके। ठीक है, तो जैसे फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसकी स्टेटमेंट है। जैसे आप क्या करते हो, आप किसी बुलेट को फायर करते हो किसी गन से, तो आपने देखा होगा कि गन क्या करती है, रिकॉइल करती है, ऐसे पीछे की तरफ आती है, समझ के, तो ये इसको रिकॉइल ऑफ गन है, एक्शन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, रिएक्शन, ये क्या हो गया हमारा, रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल और मैं बता देता हूं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में और भी है ना, जैसे बुलेट को फायर किया, ठीक है, तो ये एक्शन हो गया बेटा, और ये क्या हुआ, जो गन पीछे की तरफ जाती है वो क्या होती है, रिएक्शन। आप मान लो एक बोट है, ये बोट है, अब बोट से मान लो आप बाहर उतरते हैं, सरफेस पे उतरते हैं, तो आप जैसे ही उतरेंगे तो बोट आपने देखा होगा इस तरफ भाग जाएगी, ठीक है, इसलिए बोट को बांध के रखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, आप क्या कर रहे हो, या आप एक्शन कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है हमारे पास,
ठीक है। और जैसे एक रॉकेट है, रॉकेट को लॉन्च करोगे तो ये है एक्शन है, जो उसका फॉर्म, उसका जो धुआं है, फ्यूल है, वो एक्शन इस तरफ है, लेकिन बदले में रॉकेट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ के? और क्या है, एक बैलून है, आप बैलून को फुला के देखिए और उसको छोड़ दीजिए, और आप देखोगे कि उसकी गैस है वो इस तरफ निकलेगी और बैलून इस तरफ जाएगा। ठीक है, चलो इसको करके देखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, ये किसके हैं, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन के। तो हर एक्शन का बेटा क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसको डेली लाइफ से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, है ना। ओके, ठीक है। ऐसा मत कहना कि सर जो अच्छा करता है उसका बुरा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है, पर जो हमें थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है ना, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कई बार ना, कि हमें लगता है कि यार हम अच्छे आदमी, हमने तो किया लेकिन हमारे साथ बुरा हो, नहीं, आपके साथ देखना, उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ऑब्जर्व करोगे, वो अच्छा ही होता है आपके साथ। समझ के? ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम। अगला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है, देखो, कंजर्व का मतलब, वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। कंजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कंजर्व वर्ड का मतलब बेटा होता है कांस्टेंट। सो कंजर्व वर्ड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि ऑब्जेक्ट है, उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ आफ्टर कोलिजन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन देम। अगर लीनियर मोमेंटम शुरू में जितना था उतना ही लीनियर मोमेंटम बाद में रहेगा अगर फोर्स की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है ना। इसको ऐसे समझो, आप स्टेटमेंट को छोड़ो। अब देखो, एक, मान लो एक गाड़ी है ना बेटा, वो गाड़ी मान लो 40 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 40 की स्पीड से चल रही है, लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो एक्सेलरेशन कितना हो, बताओ बताओ, एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो। यस, कांस्टेंट, मैंने जैसे ही बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। यस, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, है ना। ओके, अगर अब कह रहा है कि फोर्स जीरो, अब वही तो कह रहा है कि फोर्स अगर जीरो हो गया तो उसका जो लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, वो बॉडी उसी स्पीड से चलेगी हमेशा। ठीक है, अगर तुम कहोगे सर पेट्रोल खत्म हो गया, बेटा पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा, फ्रिक्शन है ना जो, वो उसको रोक देगा, वो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ ना। तो एक्सटर्नल फोर्स हुआ तभी तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, मोमेंटम चेंज हुआ उसका, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फोर्स जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी ऑब्जेक्ट, अगर मोशन में है तो मोशन में, क्योंकि इन्हीं दो केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी, है ना। देखो, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा बेटा, सुनो, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में टी। ये जीरो कब हो सकता है, दो केस हो सकते हैं यहाँ पे जीरो। ठीक है, कब, जब v और u क्या हो, हमारे सेम हो, दोनों जीरो हो, मतलब टेस्ट सिचुएशन में, पिछले लेक्चर में भी समझाया था मैंने। या फिर v और u क्या हो, हमारे सेम हो। जब v और u यानी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम रही तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। समझ गए? तो इन सिचुएशन में देखो, आप वैल्यू पुट करो, v और u की वैल्यू अगर सेम पुट करोगे तो एक एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे v और u की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जीरो पुट करो, एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होते ही फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जीरो तो फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो होगा, तो यार फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो इसका मतलब बॉडी का मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी। कैसे, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर देखो वेलोसिटी सेम है हमारे पास, फोर्स मिलेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, सेम आएगा। जैसे मान लो 15 किलो की बॉडी है ना, वो 40 की स्पीड से, 15 चौके 60, 600 केजी मीटर पर सेकंड, ये लीनियर मोमेंटम। फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कब नहीं लगेगा, जब वेलोसिटी सेम होगी हमारे पास, तो इसका मोमेंटम कितना ही आएगा, 600 ही तो आएगा। वेलोसिटी का चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो, वेलोसिटी सेम रहेगी, तो आंसर हमारा 600, यानी गाड़ी का हमेशा लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 600 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया?
गाड़ी का लीनियर मोमेंटम हमेशा 600 ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, रेस्ट में मान लो अगर यही ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता तो कितना होता? तो कितना होता? मास इंटू जीरो। तो मास कुछ भी होता, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा? जीरो। अभी भी चेंज नहीं होगा। कब? जब तक फोर्स नहीं लगाओगे। फोर्स लगाने का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। समझ में आया? लगातार कोई ऑब्जेक्ट अगर 40 की स्पीड से चल रही है तो वो फोर्स नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी जब तक रहेगी फोर्स नहीं होगा। तुम कहोगे सर फोर्स लग तो रहा है, गाड़ी चल रही है आगे। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी फोर्स नहीं होगा। ये इस एक ही बात है, गाड़ी रुकी हुई है या 40 की स्पीड से या 50 की स्पीड से लगातार एक ही स्पीड से चल रही है तो भी फोर्स जीरो, और रुकी हुई है तो भी जीरो। दोनों केस में फोर्स जीरो तो लीनियर मोमेंटम सेम, वो चेंज नहीं होगा। समझ गए? लीनियर मोमेंटम का मतलब है अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है हमारे पास। ठीक है, आगे। थैंक यू भाई। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा फोर्स पूरा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए इसके और क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, और भी जो क्वेश्चन आपको कहीं से मिले तो आप उनको बिल्कुल एक बार ट्राई करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू, बाय।